हाँ, तो आज अपना स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर का आपका लास्ट वीडियो होगा, 10वां पार्ट है ये अपना। ये पॉलीमर नाम का टॉपिक जो अपना रह गया था वो कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीछे वाले हैं वो भी कर लेंगे। तो इस हिसाब से सारे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप सारे वीडियो देखोगे तो आपको सारे पीछे वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बना दिए मैंने, और नोट्स भी अपने बना लिए। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसकी बात अपन करें पॉलीमर की, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक। पॉलीमर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लो आप, ठीक है। परिभाषा एग्जाम में 1 मार्क्स में परिभाषा डेफिनेशन आ सकती है कि व्हेन अ नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स यूनिट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड सम एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। समझ पा रहे हो? दिस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हैविंग रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड ए पॉलीमर। कहने का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे सरलतम अणु यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, यानी कि उच्च अणुभार वाले लंबी श्रृंखला एक बड़ा अणु बनाते हैं, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर मास के साथ मिलके एक बड़ा अणु बनाते हैं। समझ पा रहे हो? उसे हम बहुलक कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को, इस ये जो लॉन्ग चेन बनी, ये जो पूरा पॉलीमर कहलाया, इस पूरी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को हम, इस पूरी प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली डेफिनेशन हुई। अगर बहुलक पूछे तो यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक, ठीक है। और पूरा बहुलीकरण पूछता है यानी पॉलीमराइजेशन पूछता है पूरा, तो दिस प्रोसेस करके नाम से ये भी आपको लिख देना, मतलब करने से आपको ये पूरी डायलाइन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक शब्द और है कि छोटे छोटे अणुओं को एकलक यानी कि मोनोमर्स। कहने का मतलब है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल दो चाहे सिंपल मॉलिक्यूल्स बोल दो, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स भी कहते हैं। ये भी कोई 1 मार्क्स का कोई या फिर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स, या फिर हिंदी में छोटे छोटे अणुओं को क्या बोलते हैं? एकलक बोलते हैं। तो ये तो सिंपल परिभाषा हुई, डेफिनेशन हुई। अब मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया अपने लॉन्ग चेन, वो भी समझाएंगे अपन। इसके टाइप्स हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि बहुलक मोटा मोटी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट अपनी हेडिंग होगी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकता है, वो ये बन सकता है कि पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर ये लिखना है कि पॉलीमर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। यानी कि बहुलकों को मुख्यतया 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। देखो, ऊपर इंग्लिश है फिर हिंदी है, ठीक है। कौन कौन से वो 2 टाइप है? पहला नेचुरल पॉलीमर्स, यानी कि प्राकृतिक बहुलक। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? कि वो पॉलीमर्स विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है। यानी कि जो हमें सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से हमें मिल जाते हैं वो, लाइक नेचुरल रबर, स्टार्च। कोई भी 2 एग्जाम्पल डाल देना आप, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक रबर या स्टार्च, कोई भी 2 उदाहरण डाल देना, ठीक है। सेकंड है सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि संश्लेषित बहुलक। ये होते हैं मैन मेड, यानी कि इनको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं अपन। ध्यान रखना, सिंथेटिक बोलो चाहे आर्टिफिशियल बोलो, यानी कि संश्लेषित बोलो चाहे कृत्रिम बोलो, एक ही बात है। मैन मेड पॉलीमर्स आर नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स या फिर और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, ठीक है। यानी कि मानव निर्मित बहुलक, संश्लेषित बहुलक या फिर कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, कोई 2 एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है। यानी कि कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बहुलक, व्हाट इज पॉलीमर, यानी बहुलक क्या है। तो आपको डेफिनेशन प्लस दोनों टाइप लिखना है अगर 2 मार्क्स में आए तो, या फिर 1 मार्क्स में आता है तो फिर पॉलीमर की ओनली फॉर जो अपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी वो लिख के आना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना एक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ नई नई बातें जो रह गई वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में रहेगा, लेकिन वो मतलब इस क्वेश्चन थोड़ा हटके क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा था कि कुछ हेडिंग और रहेगी, तो ये हेडिंग अलग से आ सकती है कि नेचुरल रबर क्या है, जो अपने एग्जाम्पल लिया था, यानी कि प्राकृतिक रबर क्या है, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम आ सकती है। तो यानी कि सबसे पहले आंसर आपको लिखना है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर फ्री इन लिक्विड फॉर्म। समझ पा रहे हो? यानी कि यह एक वृक्ष के लिक्विड का मतलब द्रव के रूप में प्राप्त होता है। जो द्रव होता है वो लेटेक्स होता है। दिस लिक्विड इज नोन एज लेटेक्स। वो जो लिक्विड निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेक्स। बस वही प्राकृतिक रबर, उसी से प्राकृतिक रबर बनता है, ये मान लो आप, ठीक है। यानी कि एक वृक्ष होता है, उसके द्रव निकलता है, द्रव का नाम है लेटेक्स, ठीक है। उस लेटेक्स से ही हम ये जो है नेचुरल रबर बनाते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको शीर भी बोलते हैं, लेकिन आपको लेटेक्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा याद, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और है, ये भी जो मैंने अंडरलाइन करा ना, ये वाला वर्ड, ये भी आपको साथ में याद करना है कि नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रोपीन। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव, आई थिंक ये आपके पीछे ऑब्जेक्टिव में है,
अभी करवा दूंगा कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है या किसका बहुलक होता है, तो आप क्या लिखोगे, प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, मतलब नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रोपिन। अलग से याद करके जाना है, ठीक है, ये याद हो गया। दूसरी बात, एक इसके एक रिएक्शन आपको अगर याद हो जाती है बहुत इजी। नेचुरल रबर का अलग से फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा कुछ चीज़ें याद कर लिया करो, रट लिया करो समझ के। मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे इसको अगर आप याद कर लोगे तो बेटर है। जैसे यहाँ पर देखो CH2, ये क्या है, आइसोप्रोपिन। आइसोप्रोपिन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया था ना, तो इसके समझने के लिए रिएक्शन है आपके लिए, वो समझ लो आप। मतलब कहने का मतलब कि ये जो पॉली आइसोप्रोपिन होता है वही प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर होता है। इसको भी अलग से पूछा जा सकता है कि नेचुरल रबर का फॉर्मूला लिखो, समझ पा रहे हो, प्राकृतिक रबर का फॉर्मूला लिखो, कुछ भी लिखो, या फिर प्राकृतिक रबर क्या होता है, तो इसके अपन साथ में ये भी लिख सकते हैं। इसलिए एक छोटी सी रिएक्शन है, सीधी सीधी याद कर लो इस प्रोसेस को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें दिमाग मत लगाना, ये 11th-12th का पार्ट है, लेकिन आप सीधे सीधे इसको तो याद ही कर लेना। आइसोप्रोपिन तो आपको पता ही है, ये देखो आइसोप्रोपिन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है, जब बहुलीकरण किया जाता है, तब प्राकृतिक रबर या फिर नेचुरल रबर बन के आता है। बस इतना सा प्रोसीजर है, इसको सीधा सीधा रट लो, बस एक ही काम करना है। कुछ चीज़ याद कर लोगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, वरना कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। 11th-12th में ये सब पार्ट आपके क्लियर हो जाने हैं। अभी अपन को मार्क्स लाने हैं, बस कुछ चीज़ें याद करनी है। आइसोप्रोपिन का फॉर्मूला लिखा है, बस चेंजेस क्या हुआ इसको याद कर लो। यहाँ जो डबल बॉन्ड था ना, जो द्विबंध था, समझ पा रहे हो, वो यहाँ लग गया। अब मेरी बात को समझना, यहाँ से लग गया, ठीक है, ओके। तो ये भी आपको 1 मार्क्स के अंदर आपको इसको लर्न करना है। हाँ, ऐसे एक हेडिंग और लगाओ आप, वल्केनाइजेशन, यानी कि वल्कनीकरण। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है, लर्न करते जाओ बस आप। कि व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड इन लेटेक्स, अभी मैंने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल रबर है वो एक पौधे से या पेड़ से, सॉरी, एक पेड़ के लेटेक्स से मिलता है, मिलता नहीं मिलता, जो लेटेक्स लिक्विड फॉर्म में होता है, उस लिक्विड फॉर्म को लेटेक्स में हम मिला देंगे एसिटिक अम्ल, समझ पा रहे हो। जैसे लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, वो सॉलिड का मतलब ठोस बन जाएगा, यानी लेटेक्स इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड होता है। और जैसे एसिटिक एसिड मिला देंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और द रबर सो ऑब्टेन्ड सॉफ्ट एंड हैज लो टेंसिल स्ट्रेंथ, लेकिन वो जो हमें रबर मिलेगा ना, अब जो ठोस फॉर्म में मिलेगा, जो सॉलिड अवस्था मिलेगा, जो हमें वो इस प्रकार का रबर, वो अत्यंत प्रत्यास्थ यानी कि कोमल और थोड़ा कम तन सामर्थ्य वाला होता है। तो फिर हम क्या करें, इसकी टेंसिल को, स्ट्रेंथ को बढ़ाए कैसे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी इट इज हीटेड विथ सल्फर, समझ पा रहे हो। तो फिर इसकी जो हमारे तन सामर्थ्य हैं उसको हम बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर का मतलब एस, सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं, समझ पा रहे हो। तो इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ये भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तक भी ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को भी आपको नोट्स में उतारना है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही एक हेडिंग और लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा जैसा मैं हेडिंग लगवा रहा हूँ आपको वैसी की वैसी हेडिंग लगानी है, लर्न करना है साथ के साथ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है बस। जैसे ये है आर्टिफिशियल रबर, पढ़ा था अपन ने, यानी कि कृत्रिम रेशे। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए आर्टिफिशियल के, कोई 3 एग्जाम्पल लिखिए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। तो आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयन। नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयन हिंदी में लिखा हुआ है। ये आपको इसके तीनों के तीनों एग्जाम्पल लर्न करने हैं। एग्जाम्पल पूछे तो वो आपको लर्न करना हो, ठीक है। दूसरी बात, इतना लिखने के बाद इन सबको एक एक उठा, जिसमें नाइलॉन 66 है, ये अलग से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी कि नाइलॉन 66 क्या होता है और नाइलॉन 66 के यूजेस, मतलब नाइलॉन 66 के उपयोग भी मैं भी लिखूंगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो कि इट इज ए सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, समझ पा रहे हो, एंड हेक्सा एथिलीन या इथाइलिन डाइएमिन, इसमें भी 6 कार्बन के एटम्स होंगे। हेंस इट इज नोन एज नाइलॉन 66। 6 कार्बन होते हैं, एडिपिक एसिड के 6 और हेक्सा मेथिलीन या मेथालाइन डाइएमिन के भी 6, समझ पा रहे हो। इसलिए 6 और 6 66, इसको हम नाइलॉन 66 के नाम से जानते हैं। ये एक एडिपिक अम्ल 6 कार्बन और हेक्सा मेथिलीन के 6 कार्बन के संघनन का मतलब कंडेंसेशन, संघनन से बनता है, अतः इसे नाइलॉन 66 कहते हैं।
बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। वो जो बड़ी सारी रिएक्शन दे रखी है आपके लेवल की नहीं है, वो 10th में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना सा याद करना है, प्लस इसके यूजेज और लिखवा रहा हूँ, उपयोग वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखो नाइलॉन के उपयोग यानी यूजेज ऑफ नाइलॉन 66। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपके कि यूजेस ऑफ नाइलॉन 66 यानी कि नाइलॉन 66 के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग अपन को लर्न करना है, दो यूजेस अपन को लर्न करना है। पहला क्या है, इट इज़ यूज इन मेकिंग गियर्स एंड बियरिंग ऑफ मशीन्स। ठीक है, यानी कि मशीनों के गियर और बियरिंग जो होती है ना, उस बनाने में काम आता है, जो टायर में लगी होती है बियरिंग। ठीक है, और गियर तो आप समझते ही हो। फिर सेकंड, इट इज़ यूज इन मेकिंग टायर्स, क्लॉथ्स, फाइबर्स, रॉप्स, ब्रश एक्सेट्रा। यानी कि टायर, कपड़े, रेशे, रस्सियाँ, ब्रश, कोई 2 4 3 याद रह जाए, ठीक है, आदि बनाने में भी इसका नाइलॉन 66 का काम आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नेक्स्ट हेडिंग डालो आप टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन जैसे नाइलॉन 66 एग्जाम्पल पढ़ा था, वैसे टेरिलीन फिर रेयन, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर प्लास्टिक भी इंपॉर्टेंट है। टेरिलीन, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेट्राफैथलिक एसिड। इट इज ऑल्सो नॉन एज डेकरोन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेथैलिक अम्ल, टेरेथैलिक एसिड का मतलब टेरेथैलिक अम्ल के संघनन, कंडेंसेशन का मतलब संघनन से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ इसका दूसरा नाम डेक्रोन भी है, ध्यान रखना, अलग से एग्जाम आ जाए डेक्रोन क्या, तो कंफ्यूज मत होना। डेक्रोन ही टेरिलीन होता है। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन, इसको डेक्रोन भी कहते हैं। तो फिर इसके बाद अपने एक बात पढ़ी थी, यूजेस। ठीक है, यूजेस ऑफ टेरिलीन, टेरिलीन के उपयोग क्या है। पहली बात देखो, इट इज यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स, सेलोबोट्स, बेल्ट्स, मैग्नेटिक टैप, फिल्म्स आदि एक्सेट्रा। यानी कि कपड़े, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, नावों की पोल जो बनाते हैं, जो बोट होते हैं उसकी पॉलिसीज बनाई जाती है, बेल्ट, चुंबकीय टैप, फिल्म आदि बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है या फिर इसका काम आता है। तो टेरिलीन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या फिर 2 मार्क्स में आता है, तो ये डेफिनेशन प्लस इसके यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको भी नोट्स के अंदर नोट करना है। ठीक है, ऐसे ही आप हेडिंग लगाओ रेयन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रेयन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब रेयन कैसे प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, या फिर रेयन कैसे बनता है, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, initially cellulose is washed by sodium hydroxide solution and then dissolved in carbon disulfide, carbon dioxide नहीं, carbon disulfide है CS2। ठीक है, this solution is passed through fine holes and mixed with dilute sulfuric acid। मेरी बात को अच्छे समझना कि कागज लेंगे अपने जो सेलुलोज का होगा, आप कागज ना लिख के सेलुलोज भी लिख सकते हो। सेलुलोज को जो कागज लेंगे उस सेलुलोज का, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर, ठीक है, भिगोकर साफ किया जाता है तथा इसे कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर सेलुलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। समझ पा रहे हो, इस विलयन को देखो वहां पे क्या लिखा अपन ने, दिस सॉल्यूशन इज पास थ्रू फाइन होल्स, यानी कि इस विलयन को महीन छिद्र में से प्रवाहित कर फिर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल छोड़ा जाता है, जिससे रेयन के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं। यानी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में छोड़ देंगे तो द फाइन शाइनी फाइबर्स ऑफ रेयन आर फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ईजी, 1 2 बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा। फिर अपने एक बात लिखी इसकी, यूजेज ऑफ रेयन, यानी कि रेयन के उपयोग। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स, थ्रेड्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि वस्त्र, धागे, दरियां बनाने में इनका बेसिकली यूज है। तो ये सिंपल सी बातें थी रेयन, तीनों डेफिनेशन आपको अलग से नोट बना के लिखनी है। अब अपन बात करते हैं प्लास्टिक की, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, ऐसे ही एक हेडिंग और लगाओ, प्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक की सीधे ही प्लास्टिक के टाइप दे रखे हैं 3। ठीक है, प्लास्टिक अलग से कुछ नहीं पढ़ना, प्लास्टिक का फर्स्ट पार्ट हेडिंग लिखनी है, पहले प्लास्टिक, और प्लास्टिक का पहला पॉइंट पॉलीथीन। प्लास्टिक पहला पॉइंट पॉलीथीन, ये हिंदी में। देखो पॉलीथीन को क्या, पॉलीथीन क्या होता है, कैसे मिल्क बनाया जाता है, पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपन। कि एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट एथीन मॉलिक्यूल्स आर पोलिमराइज्ड टू गिव पॉलीथीन। समझ पा रहे हो, इट इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। यानी कि एथीन के अणु उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर उच्च दाब पर उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइज जब किया जाता है तो हमें पॉलीथीन मिलता है या फिर पॉलीथीन बनता है।
ये जो पॉलीथीन बनेगा ये लचीला और बहुत मजबूत प्लास्टिक होता है, यानी इट इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। ये बात समझ में आ गई। ये तो है इसकी डेफिनेशन मान लो, चाहे इसकी कैसे अपन इसको प्राप्त करते हैं वो मान लो। फिर इसके बाद में इसकी ये रिएक्शन आपको उतारनी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिए, सेम है, दोनों को ये उतारनी है। इसके जस्ट बाद में ये हिंदी वालों को, इसके जस्ट बाद में ये, समझ पा रहे हो? इसके आपको ऊपर जाके इसको उतार के ले आना है। CH2 आपको पता है एथीन होता है। एथीन का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, अपन पॉलीकरण करेंगे तो पॉली एथीन बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, पॉली एथीन या फिर पॉलीथीन। ये आपको इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ये वाली जो रिएक्शन मान लो ये आपको उतारनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके उपयोग की, यूजेस की। नीचे आ जाओ, इंग्लिश वाले बच्चों को इसके बाद में यूजेस यहाँ से उतारना है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैरी बैग्स, पाइप्स, ट्यूब्स एक्सेट्रा। सिंपल है, यानी कि थैलियाँ, सांचे में डली वस्तुएं मान लो, चाहे पाइप, ट्यूब आदि बनाने में काम आता है। कौन? प्लास्टिक। समझ पा रहे? प्लास्टिक में भी कौन? पॉलीथीन की बात करें अपन तो सिंपल सा पॉलीथीन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें 2-3 पार्ट कराऊंगा मैं आपको, जो आपके कोर्स में है वो पॉलीथीन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। अब प्लास्टिक का सेकंड पार्ट है PVC। पहली बात तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म भी आती है PVC की, 1 मार्क्स में ध्यान रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो ये PVC कैसे मिलता है हमें, कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये रहा, ठीक है, CH2CH और Cl जुड़ जाना, ठीक है, क्लोरीन का जुड़ जाना। ये आपको सीधा सीधा याद करना है बस, डायरेक्ट इसको एक तरीके से कहता हूँ ना, रट लो बस। ये विनाइल क्लोराइड है, इसका जब पॉलीमराइजेशन हुआ, बहुलीकरण हुआ, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया, CH2CH बन गया। समझ पा रहे हो ना? बस ये याद करना है। ये तो हो गया अपना PVC कैसे बनता है, कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से ये मिल जाता है। चलो ठीक है। इसके बाद में हिंदी में वही है, ये विनाइल क्लोराइड, 2 बार लिख दिया था मैंने, विनाइल क्लोराइड वो रफ कर दिया है। ये विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आपको हिंदी वालों को भी यही रिएक्शन जो उतारनी है, पूरी बॉक्स मत करो ना, ये दोनों में कॉमन है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे इसको उतारेंगे इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद लिखना आपको यूजेस, मतलब उपयोग। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स, शूज, सैंडल्स, बैग्स, रेनकोट्स, टॉयज, फोनोग्राम रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, लेयर्स बनाने में। ये सब कुछ 4-5 भी एग्जाम्पल लिख दिए, जो इजी लगे वो लिख देना, जो भी इजी लगे। उपयोग पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राफ के रिकॉर्ड, विद्युत रोधी पाइप, परतें बनाने में आदि में इसका यूजेस जो है वो होता है, ठीक है, आदि में इसका उपयोग है, ठीक है। इसी का थर्ड लास्ट पार्ट है सिंथेटिक रबर, मतलब संश्लेषित रबर या फिर आर्टिफिशियल रबर भी बोलते हैं इसको अपन, यानी कृत्रिम रबर। वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आंसर याद करना है, इसको डायरेक्ट रटना है। दीज आर मेनली 2 टाइप्स, याद करो सीधा। ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक है। ब्यूना एस की अगर बात करूं मैं, तो सिंथेसाइज्ड बाय ब्यूटाडाइन एंड स्टीरिन। समझ पा रहे हो? यानी कि ब्यूटाडाइन और स्टीरिन से बनता है, निर्मित है। कौन? ब्यूना एस। सीधा सीधा याद करो, 11th-12th का पार्ट है, सीधा सीधा याद करना है, जब दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट लर्न करो और आंसर बस लिख देना है बस। दूसरी बात है ब्यूना एन, 2 प्रकार का होता है ना, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एन की बात करें तो सिंथेसाइज्ड बाय ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलो, देखो एक्रिलोनाइट्राइल। समझ पा रहे हो? यानी कि ब्यूटाडाइन व डाइन व एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है ये। कौन? ब्यूना एन। चलो ये तो सीधा सीधा आपने याद कर लिया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कि इसका नाम ब्यूना क्यों पड़ा? जो ब्यूना पड़ा, मैंने ब्यूना लिखा ना, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये ब्यूना पड़ा, ये ब्यूना नाम क्यों पड़ा? हालांकि इतना लेवल का पेपर अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो अपन इसका आंसर लिख देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ CO2, 2-3 डाईमेथिल -1, 3 ब्यूटाडाइन इज कैटलाइज्ड बाय सोडियम कैटलिस्ट टू गिव रबर लाइक प्रोडक्ट विच इज नेम एज ब्यूना। सीधा सीधा याद करना है कि 2-3 डाईमेथिल -1, 3 ब्यूटाडाइन को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर रबर जैसा उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम ब्यूना नाम देते हैं, ठीक है। याद करो तो कर लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तो एक लेवल की पूरी आपको मैंने कहा था तैयारी कराऊंगा, इसलिए लिख रहे हैं अपन। इसके अलावा सिंथेटिक रबर, यानी कि जो प्राकृतिक या संश्लेषित या आर्टिफिशियल रबर के यूजेस क्या है, 1 मार्क्स में यूज आ सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल कंटेनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका तेल की टंकियाँ बनाने में, फ्यूल टैंक्स बनाने में हो गया, और फिर टायर ट्यूब्स,
टायर ट्यूब्स बनाने में, पेट्रोल टैंक, पेट्रोल का नल बनाने में, पेट्रोल टैप्स मतलब पेट्रोल के नल बनाने में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी यूज होता है इसका, यानी कि चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं ना उनमें भी बनाए जाते हैं। और शू सॉल्स यानी कि जो जूतों के तले होते हैं, इन आदि सब बनाने के लिए अपन सिंथेटिक रबर या फिर कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल या फिर संश्लेषित रबर का अपन यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी वाला पार्ट पूरा ओवरऑल चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अब पीछे इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक वर्ड ही नहीं छोड़ेंगे अपन, सारे के सारे पीछे वाले क्वेश्चन जो भी बच गए थे, हालांकि ओवरऑल मैंने करवा दी, जैसे जैसे टॉपिक आता गया, जैसे टॉपिक अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। इस पॉलीमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको लिख दिए हैं और आंसर भी अपन करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन अपन देखते हैं, जैसे आपका पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल रबर इट इज हीटेड विद सल्फर, दिस प्रोसेस नोन एज, अभी भी लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, यानी कि प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता एवं उत्पादन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं, यानी कि वल्कनाइजेशन कहते हैं। लिखवाया था अपने डेफिनेशन, लेकिन किस फॉर्म में आ गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, हो गया आपका आंसर लिख लेना। ये सेकंड है गिव द डेफिनेशन ऑफ वल्कनाइजेशन, यानी कि वल्कीकरण की परिभाषा अभी भी लिखी थी अपने नोट्स में, क्या करना, जहाँ डेफिनेशन लिखी है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 12, समझ पा रहे हो, ओके। ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से लिखवा रहा हूँ मैं, जो आरबीएससी की ओरिजिनल बुक है, मुझे नहीं पता प्राइवेट बुक कौन से पढ़ते होंगे, ओरिजिनल बुक जो बिल्कुल आरबीएससी खुद देता है, राजस्थान बोर्ड आपको खुद देता है, उसकी अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर उसी में से बनेगा, प्राइवेट बुक्स को कोई वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर 18वां, गिव द नेम ऑफ मोनोमर्स बाय विच ऑर्लोन इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी कि आर्लोन किन अणु के बहुलीकरण से बनता है। आंसर है आर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ विनाइल साइनाइड, ठीक है, विनाइल साइनाइड, याद कर लेना सीधा सीधा, आर्नोल विनाइल साइनाइड का बहुलक है, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 18वें के बाद में 21, 21वां, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पेन, PAN, PAN का पूरा नाम बताइए। तो पोली, P का मतलब पोली, A का मतलब एक्रिलो, N का मतलब नाइट्राइल, पोली एक्राइल नाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलो नाइट्राइल है, एक्रिलो नाइट्राइल, परफेक्ट, ओके। इसी तरह 22वां 22, यह क्वेश्चन है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच मोनोमर PVC इज फॉर्म्ड, PVC किसके बहुलीकरण से बनता है। तो सीधी सी बात है विनाइल क्लोराइड, अभी पढ़ा था पीछे, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, आंसर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, बस उसके बहुलीकरण से या फिर पॉलीमराइजेशन से PVC बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका 34, व्हाट इज द प्लास्टिक, राइट नेम्स ऑफ मेन प्लास्टिक पॉलीमर्स, प्लास्टिक क्या है, प्रमुख प्लास्टिक बहुलकों के नाम लिखिए। अभी मैंने बताया था प्लास्टिक, उसके 3 टाइप, वो आपको एज इट इज का आंसर लिखना है। हाँ, प्लास्टिक की डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, व्हाट इज प्लास्टिक, ये नहीं लिखवाई थी मैंने, तो ये मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, थोड़ा सा रुकना आप। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन नंबर 37, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, 1 मिनट रुकना। व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक पॉलीमर, राइट देयर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड यूजेस, संश्लेषित बहुलक क्या है, लिखवा दिया मैंने, आपका सिंथेटिक पॉलीमर लिखवा दिया ना, ठीक है, वो क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया और उपयोग, ये कैसे बनता है, प्रोसेस लिखा दिया था मैंने, और मैंने इसके यूजेज ही बता दिए थे, ये आपको आंसर वहाँ से लिख लेना है। अब मेन बात सुनना, ये है व्हाट इज प्लास्टिक, इसकी डेफिनेशन मैं भी लिखवा देता हूँ। और एक क्वेश्चन और है आपका पीछे, क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट, उसमें नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, 3 पॉइंट के अंदर, उसमें तीसरा पॉइंट नेचुरल रबर क्या है, मतलब प्राकृतिक रबर, इतनी शेडिंग लिखी हुई है, इसका आंसर भी अपने भी लिख लिया पीछे कि प्राकृतिक रबर क्या है, नेचुरल रबर क्या है, वो वहाँ से आप आंसर लिख लेना। ये मैं आपको ऐसा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ कि आपके नोट्स इतने शानदार बन जाएंगे, सारे पीछे वाले क्वेश्चन आंसर हो जाए। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, व्हाट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की छोटी सी डेफिनेशन आप डाल देना, व्हाट इज प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक इज जनरल कॉमन टर्म फॉर ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन यूज एंड ग्रोइंग रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि प्लास्टिक एक विशाल और उपयोग में आने वाली संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित, ठीक है, सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सामान्य शब्द है, जो अनुप्रयोगों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, उस प्रैक्टिकल की सीरीज में या अनुप्रयोगों की श्रेणी में आता है। ये छोटी सी डेफिनेशन आप याद कर लेना प्लास्टिक की, हालांकि बुक में अलग से नहीं दे रखी, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो बुक के अलावा आती मुश्किल है, लेकिन फिर भी लिख दें अपन, ठीक है, लिख लेना। और ओवरऑल मैंने पूरा चैप्टर आपको करवा दिया, पूरे जितने भी क्वेश्चन मिड से बनते थे वो करवा दिए, पीछे वाले क्वेश्चन सारे करवा दिए, ठीक है। और भी कोई रह गया हो
मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहा वैसे। आप नोट्स बनाना, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन लगे आपको जो रह गया हो वो अपन फिर बना देंगे, हालांकि रहा नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे अपन सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अच्छे से मैंने बहुत मेहनत करी आपके लिए, इतना लिखना पड़ता है, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप भी वैसे ही, और दोनों लैंग्वेज पढ़ने से बहुत बेनिफिट भी रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ने से बहुत बेनिफिट रहेगा, आगे फ्यूचर में बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाना, इंग्लिश वाले इंग्लिश बना लेना, हिंदी वाले हिंदी बना लेना। कुछ कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में समझ में आती है, इंग्लिश में साइड में लिख लेना कहीं ब्रैकेट में हिंदी वाले, और हिंदी वालों को अगर इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश वालों को हिंदी में आती है, तो छोटी छोटी बातें कुछ कुछ एडजस्ट कर लिया करो दोनों लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे इस तरीके से नोट्स बनाने का फॉर्मेट था। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, जब तक आप अच्छे से पढ़ो, लर्न करो। ओके।